दोस्तों, दुबई को दुनिया में ऐशो आराम और शान शौकत का दूसरा नाम माना जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि यह हर तरफ की सुख सुविधा से भरा हुआ नजर आने वाला यह दुबई अंदर से पूरी तरह से सूखा हुआ है। असल में दुबई पूरा रेगिस्तान पर बिछा हुआ है, जिसके कारण वहाँ पीने का पानी का एक कोई भी नेचुरल रिसोर्स मौजूद नहीं है और इसलिए दुबई पीने का पानी का इंतजाम क्लाउड सीडिंग नाम की एक टेक्नोलॉजी की मदद से लेता है। और आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको यही बताने वाले हैं कि दुबई इस टेक्नोलॉजी की मदद से अपने के लिए पानी का इंतजाम किस तरह से करता है और साथ ही यह भी हम समझाएंगे कि आने वाले समय में एक टेक्नोलॉजी हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा कैसे बन सकती है। तो चलिए अब हम इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूए के 7 अमीरातों में से एक है। इस शहर को दुनिया के सबसे मशहूर और सबसे महंगे शहरों में बेशुमार किया जाता है, क्योंकि इस शहर को एक ऐसा आकर्षण है कि दुनिया भर के लोग इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन ऊपर से खुशहाल और संपन्न दिखने वाला यह शहर अंदर से बहुत सूखा हुआ है। दरअसल दुबई एक सूखे हुए रेगिस्तान पर बसा है, जहाँ पर पीने का एक पानी का तकरा भी मौजूद भी नहीं है। और तो और यहाँ बारिश भी पूरे साल में करीब 5 से 10 बार होती है, जो कि दुबई की पानी की समस्या को हल करने के लिए काफी नहीं है। अब वैसे तो समुद्र के किनारे बसे होने के कारण दुबई के पास पानी की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन समुद्र का पानी खारा होता है, जिसके चलते इसको पिया नहीं जा सकता। और अगर कोई इंसान इसे लगातार खारे पानी को पीता है तो इससे इसकी मौत भी हो सकती है। अब सवाल आता है कि दुबई आखिर पीने का पानी का इंतजाम किस तरह से करता है। असल में दोस्तों, दुबई के अंदर पानी को शुद्ध करने वाले बहुत से बड़े बड़े प्लांट बनाए गए हैं और इस प्लांट के अंदर समुद्र के खारे पानी से नमक को दूर किया जाता है और इसको पीने लायक बनाया जाता है। लेकिन ये प्रोसेस सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि दिन रात चलने वाले इस प्लांट को बेशुमार एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसके चलते इनको चलाने का खर्चा बहुत ही ज्यादा हो जाता है। एक आंकड़े के अनुसार इस प्लांट में 1000 लीटर पानी को फिल्टर करने का खर्चा $16 यानी कि 4400 रुपए तक का हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि पानी के लिए इतना ज्यादा खर्चा झेल पाना किसी भी गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है। इसलिए दुबई सरकार भी एक ऐसे सॉल्यूशन की खोज कर रही थी जो कि इन्हें खर्चे से बचा सके, और फिर दुबई को यह सॉल्यूशन क्लाउड सीडिंग नाम की टेक्नोलॉजी के रूप में प्राप्त हुई। अब आप में से बहुत सारे लोग क्लाउड सीडिंग के बारे में पहले से जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हम उन्हें बता दें कि यह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम रूप से बारिश करवाने के लिए किया जाता है। अब दुबई इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने पानी की समस्या को दूर करने के लिए कैसे करता है और ये टेक्नोलॉजी आखिर किस तरह से काम करती है, इसको हम समझाते हैं। तो उसके पहले बारिश होने का बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। दोस्तों, सूरज की किरणें जब धरती की सतह पर मौजूद पानी पर पड़ती है, तब फिर वो पानी भाप बनकर ऊपर उड़ने लगता है, जो कि ऊपर का टेम्परेचर ठंडा होता है। इसलिए यह भाप ऊपर जाकर फिर से पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। पानी की यह बेहद छोटी बूंदों को अंग्रेजी भाषा में वाटर ड्रॉपलेट्स कहा जाता है, जो कि पानी की फ्यूल्स फॉर्म होती है। पानी की यही ड्रॉप्स ऊपर इकट्ठा होकर बादलों का रूप ले लेते हैं। साथ ही बेहद छोटी होने की वजह से बहुत ज्यादा हल्की भी होती है और यह नीचे जमीन पर तब तक नहीं गिरती जब तक ये आपस में जुड़कर बड़ी बूंदों का रूप धारण न कर ले। अब जो कि यह पानी की फ्यूल्स फॉर्म होती है, इसलिए यह एक दूसरे से साथ जुड़ते भी नहीं है। लेकिन जब इन ड्रॉप्स को धुएं या फिर धूल के कण से टकराते हैं तो फिर ये फ्यूल्स फॉर्म में नहीं रहती और फिर ये एक दूसरे के साथ जुड़ने शुरू हो जाती है, और जैसे इनका वजन बढ़ जाता है तो फिर ये उनके रूप में ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरने लगती है, जिसको कि हम लोग बारिश कहते हैं। तो दोस्तों, यह था प्राकृतिक रूप से बारिश होने का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब क्लाउड सीडिंग की हम बात करें तो इस टेक्नोलॉजी को साल 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक विल्सन सैल्फर्ड द्वारा डेवलप किया गया था। बेसिकली यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो को बादलों में मौजूद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब ड्रॉपलेट्स आपस से जुड़ते हैं तो बारिश होनी शुरू हो जाती है। दरअसल में इस टेक्नोलॉजी में सल्फर आयोडाइन का एक रासायनिक कंपाउंड बादलों के ऊपर छिड़का जाता है और इसको छिड़कने के लिए या तो प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है या तो जमीन से स्पेशल किस्म के जनरेटर द्वारा बादलों में भेजा जाता है। अब यह रासायनिक कंपाउंड जब बादलों में जाता है तब यह छोटे छोटे ड्रॉप्स को आपस में जोड़कर बड़ी बूंद में बदल लेता है, जिससे कि बारिश शुरू हो जाती है। और इसलिए कह सकते हैं कि क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बादलों को बारिश करने के लिए फोर्स करती है, और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कई दशकों से सफलतापूर्वक किया भी जा रहा है। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि आर्टिफिशियल बर्फबारी करना संभव हो चुका है।
तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दुबई कैसे क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किस तरह से करता है। दरअसल दुबई सरकार ने हजर के पहाड़ों में हटा नाम का एक डैम बनवाया है और फिर जब समुद्र से उठने वाले बादल हजर के पहाड़ों में जाते हैं तब दुबई इन बादलों में क्लाउड सीडिंग करवाता है और जब इस क्लाउड सीडिंग की मदद से पहाड़ों पर बारिश होती है तो बारिश का वो पानी पहाड़ों से नीचे आकर समुद्र में जाने की बजाय इस डैम में अंदर जमा हो जाता है और इस जमे हुए पानी का इस्तेमाल दुबई पीने के लिए भी करता है। साथ ही साथ इसके जरिए बिजली का भी निर्माण किया जा सकता है। अब जहाँ डिस्लेनर प्लांट में 1000 लीटर पानी को फिल्टर करने का खर्चा 4400 रुपए के आसपास आता था, वहीं आज क्लाउड सीडिंग की मदद से यह काम सिर्फ 70 से 75 रुपए में हो जाता है। और इस तरह दुबई आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से अपने यहाँ पीने के पानी का इंतजाम इस तरह करता है, जो कि वाकई में अद्भुत है। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग एक बहुत ही उपयोगी टेक्नोलॉजी है। इसका इस्तेमाल दुबई की तरह दुनिया के और भी हिस्सों में अच्छे कामों के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जा सकता है। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि साल 1955 से 1950 बीच लड़े गए वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने वियतनाम के ऊपर क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में किया था। दरअसल में अमेरिका के सिपाही हर साल मानसून के सीजन दौरान वियतनाम के बादलों में क्लाउड सीडिंग करते थे, जिससे कि वहाँ ताबड़तोड़ बारिश आने की वजह से भयंकर बाढ़ और भूस्खलन जैसी समस्याएं बढ़ जाती थी और इस बाढ़ की वजह से सारे रास्ते चक्कर जाम हो जाते थे, जिससे कि वियतनाम की मिलिट्री सप्लाई पूरी तरह से ठप हो जाती थी। अब अमेरिका ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन पोपाई नाम दिया था। अब यूँ तो अमेरिका का निशाना सिर्फ वियतनाम के सिपाही को ही बनाना था, लेकिन इसके इस्तेमाल से बहुत सारे बेगुनाह के लोग मारे गए थे और इसलिए साल 1976 में एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन कन्वेंशन नाम की एक संधि बनाई गई थी, जिसमें यह तय किया गया था कि अगर भविष्य में भी कभी युद्ध के दौरान इस तरह के हथियार नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे। और इस संधि में कुल 78 देशों ने साइन किया था, जिसमें कि भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और जापान देश जैसे नाम भी शामिल है। दोस्तों, आखिर में हम बात करते हैं कि क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी भारत के लिए नुकसान कैसे हो सकती है। असल में भारत के इस डर की वजह और कोई नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश चीन है, क्योंकि चीन का यह कहना है कि वह वेदर मॉडिफिकेशन को एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी को बनाने पर काम कर रहा है जिससे कि साल 2025 तक वह अपनी वेदर पर 25% तक कंट्रोल पा सकेगा। और इस टेक्नोलॉजी से लेकर चीन इतना ज्यादा सीरियस है कि इसके सिर्फ रिसर्च पर ही चीन ने 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा कर चुका है। अब एक्सपर्ट की माने तो इसका कहना है कि अगर चीन इस प्रोग्राम में सफल हो जाता है तो इसके वेदर कंट्रोल करने का नेगेटिव इफेक्ट हमारे भारत के कश्मीर और लद्दाख जैसे कई सारे हिस्सों में देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा अनुमान यह भी है कि अगर चीन के हाथों में मौसम का इतना कंट्रोल आ गया तो फिर भारत के जो हिस्से चीन के बॉर्डर्स के नजदीक है वहां पर चीन अपनी मर्जी से जितनी चाहे उतनी बारिश करवा भी सकता है या फिर उसे रुकवा भी सकता है। लेकिन अभी दोस्तों, हमें यह याद रखना चाहिए कि इतिहास गवाह है कि इंसानों ने जब भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है तो फिर उससे बहुत भयंकर परिणाम सामने आए हैं। ऐसे में चीन इतने बड़े लेवल पर मौसम को अपने कंट्रोल्स में लेना बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है और चीन का ऐसा करने का खामियाजा हमारे देश को भी चुकाना पड़े। तो दोस्तों, यह थी क्लाउड सीडिंग और इसके संबंधित जानकारी है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।